भाग 57 रेशियो 50 करोड़ का बोझ और पैरानोया द वेट ऑफ वेल्थ। दिल्ली के उस पुराने धूल भरे गोदाम में जहां वेल्डिंग मशीनों का शोर अभी थमा था, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक टूटी हुई प्लास्टिक की मेज पर वो 50 करोड़ का चेक रखा था। वो कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बम लग रहा था। रोहित उस चेक को घूर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, रात भर जागने की वजह से। वो बार बार अपनी टी शर्ट से पसीना पोंछ रहा था, जबकि मौसम ठंडा था। यार, रोहित ने नाखून चबाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सच में। रहमत, जो एक समोसा खा रहा था, लापरवाही से बोला, अरे भाई, पैसे आने पर लोग नाचते हैं, तू मातम क्यों मना रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा रहमत? रोहित फुसफुसाया, जैसे दीवारें सुन रही हों। ये 50 करोड़ हैं, 500 रुपए नहीं। अगर हम इसे अपने उस स्टूडेंट अकाउंट वाले बैंक में ले गए तो क्या होगा पता है? बैंक मैनेजर पुलिस बुला लेगा। वो सोचेंगे हमने किसी मंत्री को लूटा है। या फिर बैंक का सर्वर क्रैश हो जाएगा। और छोटे बैंकों का क्या भरोसा? अगर कल बैंक दिवालिया हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। अनन्या ने अपनी फाइल बंद की और चश्मा ठीक किया। तो क्या गद्दे के नीचे छुपाओगे पैसे? प्लान बताओ मिस्टर वॉरेन बफेट। रोहित ने एक गहरी सांस ली और अपनी मैली कॉलर ठीक की। हमें एक प्रीमियम बैंक जाना होगा, वो जो साउथ दिल्ली के पॉश इलाके GK1 में होते हैं। इंपीरियल ट्रस्ट बैंक सुना है? वहां अकाउंट खोलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वहां वेटर ट्रे में विदेशी कॉफी लाता है और पूरा बैंक लेवेंडर की खुशबू से महकता है। वहां हमारा पैसा सेफ रहेगा। रहमत की आंखों में चमक आ गई। फ्री कॉफी, और वो भी विदेशी? भाई, फिर तो अभी चलते हैं। अनन्या ने अपनी और लड़कों की हालत देखी। वे पिछले 48 घंटों से गोदाम में खट रहे थे। रोहित की टी शर्ट पर ग्रीस और तेल के दाग थे। रहमत के जूतों पर कीचड़ और वेल्डिंग की धूल जमी थी। अनन्या के बाल उलझे हुए थे और कपड़ों पर शिकन थी। रोहित, आईना देखो, अनन्या ने टोका। हम इन्वेस्टर नहीं, दिहाड़ी मजदूर लग रहे हैं। पहले घर जाकर नहा लेते हैं, ढंग के कपड़े पहन लेते हैं। अरे टाइम नहीं है। रोहित ने चेक को झपट्टा मारकर उठाया और अपनी डायरी में छिपा लिया। पैसे तो पैसे होते हैं, चाहे अरमानी के सूट में हो या फटे पजामे में। अगर देर की तो बैंक बंद हो जाएगा। चल, अभी चलते हैं। भाग 58 संगमरमर बनाम कीचड़, मार्बल vs मड। आधे घंटे बाद वे साउथ दिल्ली के सबसे महंगे मार्केट में स्थित इंपीरियल ट्रस्ट बैंक के सामने खड़े थे। इमारत किसी बैंक से ज्यादा 5 स्टार होटल लग रही थी। बाहर मर्सिडीज और BMW गाड़ियां खड़ी थीं। शीशे के दरवाजे इतने साफ थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि वहां कांच है भी या नहीं। जैसे ही वे तीनों सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, एक हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड ने अपना डंडा आगे कर दिया। ए भाई, कहाँ? गार्ड ने रहमत के कीचड़ सने जूतों को हिकारत से देखा। कुरियर और डिलीवरी का गेट पीछे वाली गली में है। यहाँ सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स अलाउड हैं। रोहित का पारा चढ़ गया। ओए, हम डिलीवरी बॉय नहीं हैं, कस्टमर हैं। खाता खुलवाना है। गार्ड ने एक भद्दी हंसी हंसी। खाता? बेटा, यहाँ खाता खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस 5 लाख रुपए है। 500 रुपए वाला जनधन खाता सामने वाले सरकारी बैंक में खुलता है। चलो, रास्ता छोड़ो, साहब लोग आ रहे हैं। पीछे से एक सूट बूट पहने व्यक्ति को अंदर जाने देने के लिए गार्ड ने उन्हें धक्का दिया। तभी अनन्या आगे आई। उसने अपने उलझे बालों को पीछे किया और अपनी लॉयर्स वॉइस में कड़काई से बोली, अपनी हद में रहो। अगर एक बार और हाथ लगाया तो मानहानि का केस करूंगी। मैनेजर को बुलाओ अभी। अनन्या की अंग्रेजी और तेवर देखकर गार्ड थोड़ा सहम गया। उसे लगा शायद ये लोग किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो हुलिया बदल कर आई हैं। उसने अनिच्छा से रास्ता छोड़ दिया। अंदर का नजारा वाकई अलग दुनिया का था। इटालियन मार्बल का फर्श, छत पर क्रिस्टल का झूमर और पिन ड्रॉप साइलेंस। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एस बड़ी ई की ठंडक और भीनी भीनी खुशबू ने उन्हें घेर लिया। लेकिन जैसे ही रोहित, रहमत और अनन्या लॉबी में चले, सबके सिर उनकी तरफ घूम गए। बैंक के क्लाइंट्स और स्टाफ उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे एलियंस हों। उनकी नजरों में साफ जजमेंट था। ये फटेहाल लोग यहाँ गंदगी फैलाने क्यों आ गए? भाग 59 मैनेजर का अहंकार, द एरोगेंस ऑफ पावर। वे रिसेप्शन डेस्क पर गए। वहां बैठी लड़की ने उन्हें देखा और फिर से अपने कंप्यूटर में व्यस्त हो गई जैसे वे अदृश्य हों। 5 मिनट बीत गए। एक्सक्यूज मी, रोहित ने मेज पर अपनी उंगली जोर से बजाई। रिसेप्शनिस्ट ने खींचकर सिर उठाया। एक नकली प्लास्टिक मुस्कान के साथ बोली, जी, क्या चाहिए? चंदा मांगना है तो बाहर जाएं। चंदा नहीं,
रहमत ने गुस्से में कहा, अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट। लड़की ने ऐसे देखा जैसे रहमत ने कोई गंदा मजाक किया हो। उसने एक बटन दबाया। अंदर के केबिन से एक आदमी बाहर आया, मिस्टर कपूर, ब्रांच मैनेजर। उसने नेवी ब्लू रंग का महंगा सूट पहना था, बाल जेल से सेट थे और कलाई पर रोलेक्स घड़ी चमक रही थी। उसने तीनों को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसकी नाक सिकुड़ी जैसे उसे बदबू आ रही हो। देखो बच्चों, मिस्टर कपूर ने तल्खी से कहा, ये इंपीरियल बैंक है। हम यहाँ टाइम पास नहीं करते। तुम जैसे लोग अक्सर यहाँ एस बड़ी ई की हवा खाने आ जाते हैं। हमारा समय बहुत कीमती है। प्लीज बाहर जाइए, आप हमारे इलीट क्लाइंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रोहित का गुस्सा फूट पड़ा। आप हमारे कपड़े देख रहे हो या हमारा बिजनेस? हमें कंपनी का अकाउंट खोलना है और हम डिपॉजिट करेंगे। कौन सी कंपनी? मैनेजर ने व्यंग्य से पूछा और पास खड़े स्टाफ की तरफ देखकर हंसा। क्या नाम है? कबाड़ी प्राइवेट लिमिटेड या भिखारी एसोसिएट्स? पूरा स्टाफ और कुछ ग्राहक हंस पड़े। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा था कि पढ़े लिखे लोग तमीजदार होंगे, लेकिन यहां तो दौलत का नशा था जो इंसानियत को खा चुका था। भाग 60, खामोश तमाचा, द साइलेंट स्लैप। रोहित मुट्ठी भींचकर मैनेजर को जवाब देने ही वाला था कि अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शांत रहो रोहित, अनन्या ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा। वह आगे बढ़ी। उसने अपने कंधे पर लटका पुराना घिसा हुआ कैनवास बैग उतारा। उसकी जिप खोलने की आवाज सन्नाटे में गूंजी। उसने वो मुड़ा तोड़ा 50 करोड़ का चेक निकाला, उसे सीधा किया और मैनेजर की पॉलिश की हुई शीशे की मेज पर सरका दिया। मिस्टर कपूर, अनन्या ने मैनेजर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ये एक छोटा सा एडवांस पेमेंट है जो हमें आज मिला है। हम सोच रहे थे कि इसे आपके बैंक में जमा करें, क्योंकि हमने सुना था आपकी सर्विस अच्छी है। लेकिन उसने चारों तरफ देखा। लगता है आपके बैंक के पास इतना बड़ा अमाउंट संभालने की औकात नहीं है। मिस्टर कपूर ने पहले चेक को लापरवाही से देखा, फिर उसकी नजरें अमाउंट पर अटक गईं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, करोड़, 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ मात्र। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूख गया। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर उसके महंगे चश्मे पर गिरी। उसके हाथ कांपने लगे। स्टाफ की हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। 50 करोड़? मैनेजर हकलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने चेक को उठाकर रोशनी में देखा। चेक असली था, साइन असली थे। उसका रवैया एक नैनोसेकंड में बदल गया। शेर अब भीगी बिल्ली बन चुका था। मैम, सर, अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज, प्लीज बैठिए। मैनेजर ने अपनी खुद की कुर्सी छोड़ दी और सोफे की तरफ इशारा किया। अरे रमन, क्या कर रहे हो? कॉफी लाओ, सबसे महंगी वाली, और वो इंपोर्टेड कुकीज भी लाना। रोहित ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी टी शर्ट झाड़ी, जिससे थोड़ी गोदाम की धूल मैनेजर की मेज पर गिरी। वो बड़ी शान से सोफे पर बैठा और टांग पर टांग चढ़ा ली। कॉफी नहीं। रोहित ने नवाबों की तरह हाथ हिलाया। ठंडा पानी लाओ, मिनरल वाटर। और सुनो कपूर साहब, रोहित ने घड़ी देखी। अगर 10 मिनट में अकाउंट नहीं खुला और मुझे पासबुक नहीं मिली, तो हम सामने वाले सरकारी बैंक में जा रहे हैं। नहीं नहीं सर, 5 मिनट, मैं खुद करूंगा। मैनेजर गिड़गिड़ाया। आप हमारे वीवीआईपी क्लाइंट हैं। अनन्या ने रहमत की तरफ देखकर आंख मारी। उस दिन उन्होंने एक कड़वा सच सीखा। दुनिया आपके चरित्र या कपड़ों को सलाम नहीं करती, वो सिर्फ उस नंबर को सलाम करती है जो आपके बैंक बैलेंस में होता है। भाग 61, शैडो की यात्रा, जर्नी इनटू द डीप। उसी समय, हजारों मील दूर हिंद महासागर के बीच, राघव, आयुषी और तरुण, जो अब एक मोबाइल होवर चेयर पर था, इंसुला एस्ट्रा के गुप्त डॉकयार्ड पर खड़े थे। उनके सामने पानी में एक काली शार्क के आकार की सबमरीन खड़ी थी, द लेविथन, द लेवियाथन। हमें इंसुला नोवा जाना होगा, राघव ने कहा, समुद्र की लहरों को देखते हुए। वहां मेरी रिसर्च लैब है। मुझे रोबोट्स के लिए न्यूरो कोर चिप्स चाहिए। तरुण का बैकअप वहीं से बनेगा। तरुण ने अपनी चेयर को सबमरीन के रैंप पर गाइड किया। बॉस, एक समस्या है। इंसुला नोवा पिछले 6 महीनों से हाइबरनेशन मोड, गहरी नींद में है। वहां के डिफेंस सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। वे सबमरीन में बैठे। ये आम पनडुब्बी नहीं थी। यह पानी के नीचे सुपर कैविटेशन तकनीक, सुपर कैविटेशन का इस्तेमाल करती थी, जिससे यह पानी को भाप में बदलकर घर्षण फ्रिक्शन खत्म कर देती थी और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलती थी।
अंदर सिर्फ अंधेरा और मशीनों की बीप बीप थी। खिड़की के बाहर गहरा समुद्र था, जहां कभी कभी कोई चमकीला जीव, बायोलुमिनेसेंट क्रीचर गुजर जाता था। राघव चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका दिमाग दिल्ली में था। क्या रोहित संभाल पाएगा? क्या रोबोट समय पर बनेंगे? भाग 62। कांच का जंगल, द ग्लास जंगल। आधे घंटे बाद सबमरीन सतह पर आई। हैच हैच खुला और ताजी हवा अंदर आई। लेकिन ये हवा अलग थी। इसमें ओजोन और जंगली फूलों की महक थी। सामने का नजारा देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। इंसुला नोवा, ये द्वीप इंसुला एस्ट्रा जैसा मिलिट्री बेस नहीं था। ये एक कांच का जंगल था। पूरा द्वीप विशालकाय कांच के गुंबदों, बायोडोम से ढका था। अंदर घने हरे जंगल थे, कृत्रिम झरने थे और उनके बीच भविष्य की सफेद रंग की प्रयोगशालाएं, लैब्स बनी थीं। यहाँ राघव के पिता ने प्रकृति और तकनीक का संगम, फ्यूजन किया था। ये जगह, आयुषी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ की हर चीज जिंदा है। राघव आगे बढ़ा। हाँ, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा गार्ड्स नहीं करते, यहाँ का इकोसिस्टम इकोसिस्टम करता है। जैसे ही वे जंगल के रास्ते से मेन लैब की तरफ बढ़े, झाड़ियों में हलचल हुई। एक गहरी गुर्राहट ने वातावरण को भारी कर दिया। राघव रुक गया। उसने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सामने एक तेंदुआ, लियोपर्ड खड़ा था। लेकिन यह सामान्य तेंदुआ नहीं था। इसकी त्वचा पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट थी, जिसके नीचे धातु, मेटल की हड्डियां और सर्किट चमक रहे थे। उसकी आंखें लेजर की तरह लाल थीं। ये एक बायोमैकेनिकल बीस्ट था, आधा जानवर आधा मशीन। हिलना मत, राघव ने फुसफुसाकर कहा। ये इंसुला नोवा का गार्डियन रेंजर है। अगर हमने हथियार उठाया तो ये पूरे झुंड को बुला लेगा। तेंदुआ गुर्राया और छलांग लगाने के लिए अपनी मांसपेशियों को ताना। तरुण ने तुरंत अपनी होवर चेयर के कंसोल पर टाइप करना शुरू किया। एक्सेस कोड RAGHAVPRIME। स्टैंड डाउन। रिबूट सिस्टम। लेकिन तेंदुआ नहीं रुका। वो राघव पर झपटा। राघव ने टेक्नोलॉजी का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल हीट को बाहर निकाला। उसने तेंदुए की आंखों में घूरा और अपनी ऑरा ऑरा को फैलाया, एक अल्फा जानवर की तरह। गर्मी की एक लहर ने तेंदुए को हवा में ही रोक दिया। तेंदुआ जमीन पर गिरा, सहम गया। तभी तरुण का कोड प्रोसेस हुआ। तेंदुए की आंखें लाल से हरी हो गईं। वो शांत होकर बैठ गया और राघव के सामने एक पालतू बिल्ली की तरह सिर झुका दिया। भाग 63। सेक्टर 4 फीट का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सेक्टर 4। वे मेन लैब के अंदर पहुंचे। यहाँ हजारों की तादाद में नीले रंग की चमकती हुई चिप्स एक लिक्विड चेंबर में तैर रही थी। ये वही न्यूरोकोर्स थे जिनकी जरूरत दिल्ली में थी। तरुण, डेटा डाउनलोड करो और चिप्स कलेक्ट करो, राघव ने आदेश दिया। तरुण अपनी चेयर को मेन सर्वर से कनेक्ट करने लगा। प्रोसेसिंग। डाउनलोडिंग। रुकिए। तरुण की स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी, रेड अलर्ट, फ्लैश होने लगी। अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड इन सेक्टर 4। राघव और आयुषी एक दूसरे को देखने लगे। सेक्टर 4? राघव ने पूछा। उसका माथा ठनका। वो तो फॉरबिडन आर्काइव है। वहां तो पिताजी भी कभी कभार ही जाते थे। वहां कौन हो सकता है? आयुषी ने अपनी पीठ से दोनों प्लाज्मा तलवारें निकाल लीं। इस द्वीप का लोकेशन दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं है। अगर कोई वहां है तो वो रास्ता भटक कर नहीं आया है। लगता है ब्लैकसन हमसे पहले यहाँ पहुंच गया है। राघव की मुट्ठियां फिर से गर्म होने लगीं। उसकी नसों में सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। दिल्ली में उसके दोस्त बैंक वालों को सबक सिखा रहे थे, लेकिन यहाँ उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो उसके घर, उसके पिता की विरासत में घुसपैठ कर चुका था। तरुण, तुम चिप्स लो और सबमरीन तैयार रखो, राघव ने कहा। उसकी आवाज में ज्वालामुखी जैसी गड़गड़ाहट थी। आयुषी, मेरे साथ चलो। देखते हैं मेरे पिताजी के कमरे में कौन छिपा है और क्या वो यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। अगला कदम। कहानी अब एक बहुत बड़े रहस्य, क्लाइमैक्स ऑफ दिस आर्क की तरफ बढ़ रही